मैं आपके साथ जी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। जी, तो स्क्रीन आपको नजर आना शुरू हो गई है, तो स्टार्ट कर देते हैं जी आज सर का एक लेक्चर। बात आखिरी ये कि सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो होता है 18 का कुछ, क्योंकि पहले से इम्प्लाई भी मौजूद हैं ग्रुप में, उस हवाले से भी सर जरा काइंडली बता दीजिएगा कि उसके लिए भी ये सफिशिएंट रहेगा या उसके लिए कुछ अलग चीजें करना पड़ेंगी। नहीं, यही कुछ होता है, फिजिक्स तो यही कुछ है ना जी। सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 18 की जो सीटें आ रही है उसके लिए सर। जी जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ उसी के लिए भी फिजिक्स तो यही है ना। उसमें वो कहाँ से फिजिक्स लाएंगे, मुझे बताएं। जब हम ये कह रहे हैं कि हम एफएससी बीएससी एमएससी मैट्रिक सारा कुछ पढ़ेंगे, तो फिर वो फिजिक्स कहाँ से आएगी। फिजिक्स तो वही है ना, मास्टर तक उसका सिलेबस भी यही नहीं है, सेम। सर, वो भाई के कहने का मतलब है कि इनका पैटर्न तो यही है ना, 80% फिजिक्स और 20% जनरल नॉलेज। ये वो चेंज तो नहीं नहीं नहीं, है कहीं। उनका कहने का मतलब ये नहीं था। उनका कहने का मतलब था कि मतलब वहां पे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपने बताया कि मोस्टली एफएससी से आएगा एसएस के लिए। तो उनका कहने का मतलब असल में ये था, मैं समझ गया। अच्छा, चले। तो वेक्टर का इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे वेक्टर का एफएससी का पोर्शन कवर करने का। और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसके अंदर हम वेक्टर का जो बीएससी का पोर्शन है, जिसमें कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, गाउसेस लॉ, स्टोक्स थ्योरम वगैरह वगैरह वो करेंगे इंशाल्लाह। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह वगैरह। तो वेक्टर क्या है जी? हम ये पढ़ते हैं कि वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक इजाफा कर लें कि वेक्टर के लिए सिर्फ डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है, बल्कि वेक्टर के लिए जरूरी है कि वो वेक्टर एडिशन के लॉज को भी फॉलो करे। अब इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं और आपको कहानी समझ आ जाएगी। हम कहते हैं जी करंट की डायरेक्शन भी होती है, इसके बावजूद हम कहते हैं कि करंट इज स्केलर। डायरेक्शन होने के बावजूद जो करंट है ये क्या है, ये स्केलर है, ठीक है। क्यों है? अब देखें जरा, मेरे पास ये एक पॉइंट है, ठीक है जी, एक नोड है। इस नोड पर दो वायर्स आके मिल रही हैं, ठीक है जी। फर्ज कर लें कि ये वायर जो है ये करंट I1 कैरी कर रही है और ये करंट I2 कैरी कर रही है। अब ये किरचॉफ लॉ समझ लें, ठीक है, केसीएल। अब ये जो पॉइंट या नोड मैंने सेलेक्ट किया है, यहां पर कोई सोर्स या सिंक नहीं पड़ा। चार्जेस का ना तो सोर्स है ना सिंक है। अच्छा, जब ये दोनों वायर्स मीट कर रही थी, ये दोनों ब्रांचेस मीट कर रही थी, इनके दरमियान जो एंगल था वो θ1 था। तो नेट करंट जो यहां पर आया, इनकमिंग करंट, वो था I1 प्लस I2। अब यहां से एक ब्रांच निकल रही है, ठीक है, और इस ब्रांच के अंदर जो टोटल करंट यहां पर आया था वो सारा ही जा रहा है, और इसको मैंने I3 कह दिया। चलें आप ऐसा कर लें, दो ही ब्रांचेस निकाल लें जिनसे करंट बाहर की तरफ जा रहा है, और I3 और I4 करंट जो है वो लीव कर रहा है इस पॉइंट को, ठीक है। और इनके दरमियान जो एंगल है वो θ2 है। अब θ1 जो है ये लेस है और θ2 जो है ग्रेटर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, यानी कि इस पॉइंट पर जितना करंट एंटर हो रहा था, अगर इस पॉइंट पर कोई सोर्स या सिंक नहीं है, तो जितना करंट एंटर हो रहा था उतना ही करंट इस पॉइंट को लीव कर रहा है, इस बात का ख्याल किए बगैर कि इन I1 और I2 वाली वायर्स के दरमियान एंगल कुछ और था और I3 और I4 वाली वायर्स के दरमियान एंगल कुछ और है। इसका मतलब है कि यहां पर जो करंट की एडिशन हुई है ये बिल्कुल आम एडिशन जैसी हुई है, जिसे हम स्केलर एडिशन कहते हैं। अगर ये वेक्टर एडिशन होती तो फिर ये एंगल मैटर करता था, फिर ये एंगल मैटर करता था, और इस एंगल के मुताबिक ये रिजल्ट ऐसा नहीं होना था, ना ही हमने इसे आम तरीके से ऐड करना था, ठीक है। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि करंट जो है वो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता, ठीक है जी। इसे कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि करंट जो है हालांकि उसकी डायरेक्शन है, लेकिन चूंकि वो वेक्टर एडिशन के लॉज को ओबे नहीं करता, लिहाजा वो वेक्टर नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपको कहानी समझ आ गई होगी कि
क्यों करंट जो है वो वेक्टर नहीं है। तो ये जो शर्त है ये सब पर ये अप्लाई होती है, चाहे जितने भी वेक्टर्स हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, वगैरह वगैरह, ये सब इसलिए वेक्टर है क्योंकि ये फॉलो करते हैं वेक्टर एडिशन के लॉज को। अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये भी करंट की तरह वेक्टर नहीं होंगे जी। तो ये है जी हमारे पास कि एक वेक्टर होने के लिए क्या चीज जरूरी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। और टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो सबसे पहले हमारे पास है जी एक्सियल एंड पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर पहले मैं आपको पढ़ाता हूं। पोलर वेक्टर जो है ये हमारे आम वेक्टर है, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह, इनको बोलते हैं पोलर वेक्टर्स। इनको पोलर वेक्टर्स क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि फर्ज कर लें कि मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मेरे पास कोई भी वेक्टर है ए। अब फर्ज कर लें कि मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को इन्वर्ट कर देता हूं, यानी कि मैं एक्स एक्सिस को यहां ले जाता हूं और वाई एक्सिस को यहां पे ले जाता हूं। ठीक है, तो ऐसा करने से जो मेरा वेक्टर है इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ठीक है, ये पढ़ें जरा। अ पोलर वेक्टर ट्रांसफॉर्म लाइक अ रेगुलर वेक्टर अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स डायरेक्शन डज नॉट चेंज साइन व्हेन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इन्वर्टेड। अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को इन्वर्ट कर देते हैं तो ऐसा करने से ऐसे वेक्टर की जो डायरेक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेगुलर वेक्टर होते हैं, इनको हम कहते हैं पोलर वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसे वेक्टर्स जब कोऑर्डिनेट्स को हम इन्वर्ट करें तो उनकी डायरेक्शन का साइन बदल जाए। यानी कि फर्ज कर लें कि मेरे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी, और इनके दरमियान एंगल है थीटा। अगर मैं ए क्रॉस बी करूं, ठीक है, तो मेरे पास आंसर कुछ और आएगा, डायरेक्शन कुछ और होगी। फर्ज करें कि वो ये डायरेक्शन है। अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट किया जाता है, उनको उल्टा जाता है, उल्टने से ऐसे वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह, ये सारे एक्सियल वेक्टर्स हैं। अच्छा जी, ये नीचे एक लाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने वाली है। द डायरेक्शन ऑफ पोलर वेक्टर इज क्लियरली इंडिकेटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, फर्ज कर लें कि मेरे पास एक बॉल है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है। अब जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है ना, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही है। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में नहीं होती, बल्कि उसकी डायरेक्शन हम उस प्लेन के परपेंडिकुलर लेते हैं जिस प्लेन में वो रोटेट कर रही होती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा क्लियर, इसको जरा गौर करें। द डायरेक्शन ऑफ द पोलर वेक्टर इज क्लियरली इंडिकेटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम, while the direction of axial vector does not indicate the direction of rotation of the body. Their direction is taken to be along the axis of rotation. और आपने ये पढ़ा हुआ है कि जिस डायरेक्शन में, जिस प्लेन में सॉरी बॉडी रोटेट कर रही होती है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है जी, तो एक ये फर्क भी है एक्सियल वेक्टर में और पोलर वेक्टर में। ठीक है, एक्सियल इसका नाम इसलिए है कि ये अलोंग द एक्सिस ऑफ, हम जो डायरेक्शन लेते हैं वेक्टर की वो हम लेते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जी, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सियल। ठीक हो गया जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास जी कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो अलोंग द सेम लाइन होते हैं। फर्ज कर लें कि मेरे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, ए एंड बी। यानी कि वो वेक्टर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपसे एमसीक्यू जिसका बन सकता है कि कोलिनियर वेक्टर्स के लिए एक तो बात है कि मैग्नीट्यूड बराबर होने की शर्त नहीं है। ठीक है जी, इररिस्पेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर तो इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो भी ठीक है, और अगर बराबर ना हो तो भी ठीक है। दोनों सूरतों में ही ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। एक और बात,
अच्छा, कोलिनियर वेक्टर की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं लाइक वेक्टर्स और दूसरे को हम कहते हैं अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है जी। लाइक वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, जैसे कि ये है, और अनलाइक वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन, उनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही होता है, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस है तो लॉन्ग एक्स एक्सिस ही है, अलोंग वाई है तो लॉन्ग वाई है, जिनका लाइन ऑफ एक्शन तो सेम ही होता है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं अनलाइक वेक्टर्स। ये दोनों टाइप्स हैं कोलिनियर वेक्टर्स की, लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स। इसका मतलब है कि कोलिनियर वेक्टर्स जो हैं जरूरी नहीं है कि उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, वो एक दूसरे के ऑपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे तो भी वो कोलिनियर ही होंगे, लेकिन फिर हम उनको कहेंगे अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, अब इसकी ये जो कंडीशन है ये पास्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है और दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, अगर दो कोलिनियर वेक्टर्स को हमने अगर दो कोलिनियर वेक्टर्स को हमने एक दूसरे के साथ रिलेट करना हो तो कैसे किया जा सकता है? उसका तरीका ये होता है कि एक वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, फर्ज करें वेक्टर ए इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय, अब के क्या है? एनी स्केलर मल्टीपल। ठीक है, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के बराबर होता है, ये शर्त है। ठीक है, अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो इसका मतलब है वो कोलिनियर है। या दूसरे लफ्जों में आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं और उनका आपस में हमने कोई रिलेशन बनाना है तो वो इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि a इज इक्वल टू के टाइम्स बी, यानी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के किसी स्केलर मल्टीपल के बराबर होता है। अब ये जो स्केलर मल्टीपल है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। मसलन ऐसे भी हो सकता है a इज इक्वल टू 3 टाइम्स b, और ऐसे भी हो सकता है कि a इज इक्वल टू -3 टाइम b। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है जो कि एमसीक्यूज बन सकता है। अच्छा, इसमें हमारे पास है नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। अब नॉन कोलिनियर कौन से हैं? जाहिर बात है कि जो सेम लाइन के अलोंग नहीं है। फर्ज कर लें कि ये हमारे पास वेक्टर ए है और दूसरा ये वेक्टर हमारे पास बी है। ठीक है, अब इनके दरमियान एंगल थीटा आ गया। ठीक है, यानी कि अब ये एक लाइन के अलोंग नहीं है, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, लिहाजा ये वेक्टर्स क्या है? ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। उसके बाद हमारे पास है कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर्स are vectors that lie in the same plane in 3 dimensional space। अगर हमारे पास 3 dimensional space है, हमारे पास प्लेन भी हो सकता है। फर्ज कर लें कि ये हमारे पास प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, और 3 dimensional स्पेस में एक कोऑर्डिनेट और शामिल कर लें फिर। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है और ये हमारे पास जी है, और ये वाली जगह जो है ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, अगर तो आप 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में या किसी भी प्लेन के अंदर, ठीक है, कोई भी वेक्टर, अच्छा अब इनके दरमियान कोई भी एंगल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अब ये अलोंग सेम लाइन हो, यानी कि कोप्लेनर होने के लिए कोलिनियर होना जरूरी नहीं है। ठीक है जी, होना बस एक ही प्लेन में चाहिए, उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। ये देखें मैंने कितने वेक्टर बनाए हैं, अब ये सारे वेक्टर ही एक्स वाई प्लेन के अंदर आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे ही कोप्लेनर हैं, यानी कि कोप्लेनर होने के लिए कोलिनियर होने की कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर हो भी सकते हैं और वो कोलिनियर नहीं भी हो सकते। ठीक है, कोई शर्त नहीं है कोलिनियर होने की। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इस प्लेन के अंदर फर्ज कर लें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हम देख रहे हैं कि ये एक ही प्लेन के अंदर है और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, लिहाजा ये कोलिनियर भी है कोप्लेनर भी है। लेकिन अगर ये कोलिनियर ना भी होते तो फिर भी ये कोप्लेनर थे। अच्छा, उसके बाद एक और उन्होंने बताया आगे 3 डायमेंशनल स्पेस का, ये तो प्लेन की बात होगी ना। इन 3 डायमेंशनल स्पेस अ सेट ऑफ वेक्टर्स, यानी कि बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, इज सेट टू बी कोप्लेनर, वो कोप्लेनर होंगे इफ दे कैन ऑल बी कंटेन्ड विद इन अ सिंगल फ्लैट सरफेस और प्लेन। ठीक है, अब आपको पता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस जो होती है उसमें एक प्लेन की बजाय 3 प्लेन होते हैं। जैसे कि ये वाला प्लेन जो है ये एक्स वाई प्लेन है, जो ये वाला प्लेन है ये वाई जी प्लेन है, जो ये वाला प्लेन है ये एक्स जी प्लेन है। अब वेक्टर चाहे किसी भी प्लेन में हो, होने एक ही प्लेन में चाहिए। यही उसने लिखा है कि दे कैन ऑल बी
कंटेन्ड विद इन अ सिंगल फ्लैट सरफेस। अब ये 3 फ्लैट सरफेस मैंने बनाई हैं, एक्स वाई, वाई जी और एक्स जी, 3 फ्लैट सरफेस में, ठीक है। तो किसी एक फ्लैट सरफेस या किसी एक प्लेन के अंदर उनको होना चाहिए अगर आप 3 डायमेंशनल स्पेस की बात भी करते हैं, ठीक है। अब जरा पीछे चलते हैं, यहां पर देखें, स्टार्ट में यहां पर लिखा हुआ एक्सियल एंड पोलर वेक्टर्स, मैंने डिफरेंस बता दिया, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर और कोप्लेनर, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें यहां पर जैसे यूनिट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, नल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बहुत बेसिक है और इनसे कोई ज्यादा क्वेश्चन जो है वो नहीं भी, क्योंकि बहुत बेसिक है, आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, पेपर बनाने वाले ने जाहिर बता मुझसे थोड़ी पूछना है कि ये बहुत बेसिक है तो मैं इसमें से पेपर बनाऊं या ना बनाऊं। तो इनको आपने खुद पढ़ लेना, बहुत बेसिक है। अभी आपने गौर किया कि मैंने कुछ चीजें डिस्कस की हैं, जैसे कि मैंने कोलिनियर, नॉन कोलिनियर के हवाले से की हैं, कोप्लेनर के हवाले से की हैं, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, ये मेरी डिस्कस करनी जरूरी थी। लेकिन यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ये आप एफएससी लेवल पे खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। और खुद आपने इसको पढ़ना है, इसमें कोई मसला हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। अब आगे हम चले गए जी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर, ठीक है जी। इसमें हमारे पास सबसे पहले जी हेड टू टेल रूल है, उसके बाद हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ है, और उसके बाद हमारे पास पॉलीगन लॉ है। तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां पर एक चीज एफएससी के अंदर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ते हैं, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा कि उसके अंदर जनाब हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके लिए हमें अगर 2 डायमेंशन की बात करें तो वहां पर हमें 2 जो है वो चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेट्स, और एक एंगल चाहिए होता है, ठीक है। और अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो उसके अंदर हमें जो है वो 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं और 3 एंगल चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर जो एक सवाल पैदा होता है, अक्सर पूछते हैं लोग कि हमें 3 एंगल्स क्यों चाहिए 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, ठीक है। 2 डायमेंशन जो होता है जिसको हम प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर जब हम बनाते हैं वेक्टर को, मसलन यहाँ पर अगर हम वेक्टर को बनाएं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर अगर कोई वेक्टर बनाएं और ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो हम एक ही एंगल से इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में चले जाएं, जैसे कि 3 डायमेंशनल स्पेस है एक्स वाई एंड जी, तो यहाँ पर अगर कोई वेक्टर हम बनाएं तो उसके लिए फिर हमें 3 एंगल चाहिए होते हैं अलग अलग से, एक्स एक्सिस के साथ एंगल, वाई एक्सिस के साथ और जी एक्सिस के साथ, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है कि ये 3 एंगल्स हमें क्यों चाहिए, यहाँ पर हमें एक एंगल से क्यों गुजारा नहीं कर रहे जी। जी आइडिया है किसी को? चले मैं बताता हूँ जी। इसमें ऐसा है कि जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि जो 3 डायमेंशन होता है ना, या जो स्पेस होती है, उसके अंदर हमारे पास 3 प्लेन होते हैं, ठीक है। मैं इंक का कलर चेंज करता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास जी एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स और वाई के दरमियान जो ये फ्लैट सरफेस है, इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन। वाई और जी के दरमियान ये जो फ्लैट सरफेस है, दिस वन, इसको हम कहेंगे वाई जी प्लेन। यहां पर जो एक्स और जी के दरमियान फ्लैट सरफेस है, ये वाली, इसे हम कहेंगे एक्स जी प्लेन। जब आप 2 डायमेंशन में थे तो वेक्टर सिर्फ एक ही प्लेन में रोटेट कर सकता था, और वो था एक्स वाई प्लेन। अब वेक्टर 3 प्लेन के अंदर रोटेट कर सकता है, वो एक्स वाई प्लेन में भी रोटेट कर सकता है, वाई जी प्लेन में भी रोटेट कर सकता है, और एक्स जी प्लेन में भी रोटेट कर सकता है। लिहाजा अब हमें 3 रोटेशन एंगल चाहिए, ठीक है। यही वजह है कि हमें 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर एक की बजाय 3 एंगल्स चाहिए होते हैं जी। क्लियर हो गया? अब हम आ जाते हैं जी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर। जो सबसे पहला हमारे पास लॉ है, इसको हम कहते हैं जी हेड टू टेल रूल, ठीक है जी। बड़ा सिंपल है कि आप हेड से टेल मिलाएं तो 2 वेक्टर्स ऐड हो जाते हैं और हमारे पास एक रिजल्टेंट आ जाता है विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, इसमें हमने सीखा, ये जो हेड टू टेल रूल था, ठीक है, इसके अंदर हमने सीखा कि वेक्टर एडिशन जो होती है ये कम्यूटेटिव होती है, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आती है कि
हम कितने वेक्टर्स को, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल. सो वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, जब आप दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो यही जो आपका हेड टू टेल रूल है ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है पॉलीगन लॉ. ठीक है जी, तो इसको हम एनालिटिकली और ज्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं. आगे बढ़ते हैं जी. हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने रिमेंबर करने हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पॉइंट है जो आपको लाजमी याद करने हैं और वो पास्ट एग्जाम के अंदर भी आ चुके हैं. एक तो हमने कहा कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होती है, और एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल. ठीक है जी. मिनिमम नंबर ऑफ, अच्छा ये जो 3 पॉइंट्स है ना, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इनमें से पहले भी एक से ज्यादा दफा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, दोबारा फिर भी हो सकता है. मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है जी, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड whose sum is 0 is 2. अब देखें यहां पर दो कंडीशन है. वेक्टर्स क्या होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए, और उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल. अगर ये दोनों कंडीशंस हैं कि वेक्टर्स कोप्लेनर भी हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल भी है, तो मिनिमम कितने वेक्टर्स आपके पास होने चाहिए जिनका सम 0 होगा, तो ऑब्वियसली वो 2 वेक्टर होंगे. ठीक है, क्योंकि अगर हम एक ही प्लेन के अंदर 2 वेक्टर्स को बनाएं, फर्ज कर लें कि हमारे पास वेक्टर ए है और ये दूसरा हमारे पास माइनस ए है, तो इनका सम करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0. तो मिनिमम 2 वेक्टर से हम सम को 0 कर सकते हैं अगर वेक्टर एक ही प्लेन में हो और उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो. अगली जो कंडीशन है ये 2 दफा पेपर में रिपीट हो चुकी है पीपीएससी के एग्जाम में. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड. अब देखिए इक्वल को हमने रिप्लेस कर दिया अनइक्वल से. अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड है तो फिर मिनिमम कितने होने, अब देखें अगर 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ही बराबर नहीं है तो उनका सम तो 0 नहीं होगा, फिर हमें एक तीसरा वेक्टर भी चाहिए होगा. तो इनको कैसे ऐड करेंगे, इनको हम ऐसे एक ऑर्डर में ऐड करेंगे, और ये तीनों वेक्टर्स जो हैं दे विल बी द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है जी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है. तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो मिनिमम कितने होंगे, 3, अगर उनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल होगा. अच्छा, उसके बाद अगली कंडीशन, पहले क्या था, पहली कंडीशन क्या थी, कोप्लेनर इक्वल. अगली क्या है, कोप्लेनर अनइक्वल. अब अगली क्या है, नॉन कोप्लेनर अनइक्वल. ठीक है, ये देखें कोप्लेनर कोप्लेनर फिर नॉन कोप्लेनर, इक्वल अनइक्वल अनइक्वल. तो मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स whose sum is 0 वो कितने हैं जी, 4 है. ठीक है, अब देखिए ना, फर्ज कर लें कि हमारे पास यहां पर 2 वेक्टर्स पड़े हैं ए और बी. ठीक है, और एक तीसरा वेक्टर यहां पे पड़ा है वेक्टर सी. अब ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा, कोई भी रिजल्टेंट आए, ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम सी के साथ ऐड करेंगे तो तभी हमारे पास 0 आएगा ना. ठीक है, क्योंकि सी तो उस प्लेन में नहीं है. अगर सी उसी प्लेन में होता तो फिर हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करते और तीनों का सम 0 कर देते, लेकिन सी तो अब किसी दूसरे प्लेन में पड़ा है. लिहाजा पहले हम ए और बी को जमा करेंगे, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, पहले ए और बी को जमा करेंगे, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम सी के साथ 0 करेंगे. लिहाजा ये वेक्टर कितने बन जाएंगे, ए बी, एक उनका रिजल्टेंट और एक सी, तो ये टोटल 4 हो जाएंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स. अब देखिए मेरे पास 2 वेक्टर हैं जो कि अलोंग सेम लाइन है. ठीक है, तो इसको हम किस तरह से ऐड करेंगे, इसको जरा हम देखने जा रहे हैं जी. मैं जरा इंक कलर चेंज कर लूं. तो देखें जी, मेरे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी. इनको अब कैसे ऐड करेंगे, इनको सिंपली हम ऐड करेंगे जैसे हेड टू टेल रूल होता है, एक वेक्टर का हेड दूसरे की टेल के साथ. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी. सिंपल हो गया. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा उसको ड्रॉ कहां पे करना है. तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम इसी ए और बी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे इकट्ठा यूं करके, आर
इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि जो आर की लेंथ है वो ए और बी दोनों की लेंथ को जमा करके उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम उसको ड्रॉ करेंगे। लेकिन फर्ज करें कि ए और बी जो हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि अनलाइक वेक्टर्स है, ए इधर को है और बी इधर को है। अब ये कैसे ऐड होंगे? इसका तरीका ये है कि हम बी का एक नेगेटिव वेक्टर लेंगे अलोंग ए, वो होगा माइनस बी। ठीक है, अब हम ए और माइनस बी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ए माइनस बी। लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर को बनानी है? अब उसके लिए हमें यह सोचना होगा कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर तो ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए की डायरेक्शन में आएगा, और जाहिर बात है कि रिजल्टेंट वेक्टर की जो लेंथ है अब वो ए और बी दोनों की लेंथ से कम हो जाएगी, क्योंकि हमने ए और बी को माइनस किया है। ठीक है, और अगर फर्ज कर लें कि बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फिर हम रिजल्टेंट वेक्टर को बी के अलोंग बनाएंगे और उसकी लेंथ जारी बात है कि ए और बी दोनों से कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कोलिनियर वेक्टर्स को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। हेड टू टेल रूल के बाद हमारे पास आ गया है जी पैरेललोग्राम लॉ। ये क्या कहता है? इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट ऐसी साइड जो आपस में मिली हुई हैं, मसलन ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनी हुई है, इसकी एक साइड को मैंने वेक्टर ए का नाम दे दिया और एडजेसेंट इसके साथ जो मिली हुई साइड है, दूसरी साइड उसके साथ जो एडजेसेंट है उसको मैंने वेक्टर बी का नाम दे दिया। ठीक है, अब आगे क्या करना है? देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको कैसे बनाएंगे? उसको बनाएंगे डायगोनल। ये देखें, ये लाइन कहलाती है डायगोनल। तो ये जो डायगोनल है इनका, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसका हम एनालिटिकली जायजा लेते हैं। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ए के सामने ये भी ए होगी साइड, जाहिर बताइए बराबर होती हैं, और बी के सामने वाली ये साइड भी बी होगी। अब हमने साइड बी को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। ये वाला जो कंपोनेंट है ये बी एक्स हो गया और ये वाला जो कंपोनेंट है ये बी वाई हो गया। बी वाई को हमने कह दिया बी साइन थीटा और बी एक्स को हमने कह दिया बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहां पर एक नई ट्रायंगल बन गई है। मैं इसको हाईलाइट करता हूं, उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। मैं इसको किसी ऐसे कलर से हाईलाइट करता हूं कि मैं इसको ब्लू कलर से हाईलाइट करता हूं जी। हमारे पास एक नई ट्रायंगल यहां पर बन गई है जी, ये देखिए, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। एक नई ट्रायंगल बन गई। इसमें यहां पर एंगल बन रहा है बीटा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में जो हमारी बेस है वो है ओ एन, जो परपेंडिकुलर है वो है एन सी, और जो हाइपोटेन्यूज है वो है ओ सी। तो इस ट्रायंगल पर अगर मैं पाइथागोरियन थ्योरम लगाऊंगा तो उसके मुताबिक जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहां पर क्या है आर, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब बेस है हमारी ओ एन, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा है एन सी, एन सी का स्क्वायर। ठीक है जी, सो ये हमारे पास आएगा जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन। ओ एन क्या है हमारे पास? ओ ए प्लस ए एन, ओ ए प्लस ए एन का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर। ओ ए जो है ये हमारे पास ए के बराबर है, प्लस ए एन जो है ये बी कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस एन सी जो है ये बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा का स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा और प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लें
ये हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वेयर, ये जो बी कॉस के थीटा, बी साइंस के थीटा, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा 1 आ जाएगा, तो हमारे पास सिंपली बचेगा बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास आ गया आर स्क्वेयर। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया जनरल फार्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि वेक्टर एडिशन की जब आपने मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो उसके लिए ये जनरल फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इस जनरल फार्मूले के अंदर हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, मसलन अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, देखें जी इस तरह से, तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो आर क्या बचेगा, आर बचेगा हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 90। अब देखें कॉस 90 जो है, कॉस 90 जो है ये तो 0 होता है, लिहाजा हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो हम जो अपने बच्चों को एफएससी में पढ़ाते हैं, हम कहते हैं कि जी जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट। ये उस सूरत में है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर ये पूरा फार्मूला हम लिखेंगे वेक्टर एडिशन के लिए। ठीक है, अब फर्ज कर लें कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, यानी कि उनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो उस सूरत में जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 0 1 होता है। ये देखें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो r हमारे पास सिंपली आ गया a प्लस बी। तो देखें अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका जो सम है वो हम सिंपली उनके मैग्नीट्यूड को ऐड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस सूरत में हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा अगर वेक्टर्स पैरेलल है। और अगर वो एंटी पैरेलल हो, उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री बन रहा हो, तो उस सूरत में जो आर आएगा वो सिंपली दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को माइनस करने से आएगा। ठीक है, इस सूरत में जो आर है उसका जवाब मिनिमम होगा, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी लेंथ मिनिमम होगी। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा। तो इसका मतलब है कि वेक्टर एडिशन जो है वो प्योरली डिपेंड करती है कि वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है। अभी हमने देखा कि 0 डिग्री देखा, हमने 90 डिग्री देखा और हमने देखा 180 डिग्री, लेकिन इसके अलावा कोई भी एंगल हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। तो कोई भी और एंगल रख के आप ये निकाल सकते हैं कि वेक्टर्स का रिजल्ट। अच्छा, अब इसी फार्मूले को घुमा फिराकर बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं। जब मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा प्रैक्टिस के लिए तो उसके अंदर आप देखेंगे कि इसी एक फार्मूले को आगे पीछे करने से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, और वो सारे एमसीक्यूज इंशाल्लाह हम अपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वेक्टर्स के दरमियान एंगल भी निकाला जा सकता है। एंगल निकालने के लिए, ठीक है जी, अगर हमने रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल निकालना हो तो हम यहाँ पर टेंजेंट बीटा लगाएंगे। इस डायग्राम में जो पीछे हमने बनाई है इसमें टेंजेंट बीटा लगाएंगे, और टेंजेंट बीटा जो है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा। परपेंडिकुलर हमारा b साइन थीटा है और बेस हमारा a प्लस बी कॉस थीटा है। तो ऊपर क्या है, b साइन थीटा, नीचे प्लस b कॉस थीटा। तो इस तरह से हम डायरेक्शन भी उसकी निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते जी हम बढ़ गए जी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है जी, इफ अ नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा वेक्टर्स हैं और वो सारे नॉन जीरो हैं, ठीक है जी, रिप्रेजेंटेड बाय n-1 साइड ऑफ n साइडेड पॉलीगन, यानी कि अगर हमारी पॉलीगन की 7 साइडें हैं फर्ज कर लें, तो उस 7 में से जो 6 साइडें हैं वो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगी और जो 7वीं साइड है वो उनके सम को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है जी, n-1 साइड जो हैं वो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और उनकी जो nth साइड है, जो आखिरी साइड है, वो उनके सम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, ये मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये देखें, ये हमारे पास वेक्टर ए है जी, ये हमारे पास वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है और ये वेक्टर ई है। अब ये 1 2 3 4 5 यानी कि
टोटल ये पॉलीगन की साइडें 6 हैं, इसमें जो 5 साइडें वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो छठी साइड है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और रिजल्टेंट का ऑर्डर हमने उलट किया है, यानी कि बाकी सारे वेक्टर्स हमने ऑर्डर में लिए हैं, लेकिन जो आखिरी वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका ऑर्डर हमने रिवर्स कर दिया, क्योंकि अगर आप उसको भी उसी ऑर्डर में रखेंगे तो फिर इनका सम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक आप इंटरेस्टिंग चीज देखें, ये हेड टू टेल रूल की एक्सटेंशन ही है, ठीक है। अच्छा, पीछे मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा 2 वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा हेड टू टेल रूल है, यानी कि ट्राइएंगुलर लॉ, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं पॉलीगन लॉ, इसमें आप एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर हम बात कर रहे थे, ये देखें, ये जो पॉलीगन लॉ है ना, असल में ये जो आपने हेड टू टेल रूल पढ़ा उसकी एक्सटेंशन है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास था ए और ये मेरे पास था बी, मैंने ए और बी को जमा किया तो ये वाला वेक्टर मेरे पास बना ए प्लस बी। अब इसमें तीसरा वेक्टर मैंने ऐड करना है, तो वो मुझे कैसे बनाना होगा, वो ऐसे बनाना होगा, वेक्टर सी। अब ए प्लस बी और सी को जमा किया तो एक नया वेक्टर बन गया, वो बन गया ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें मैंने एक और वेक्टर ऐड करना है, वो कैसे बनाना है, यूं करके, ठीक है जी। ये वेक्टर है मेरा डी, ठीक है। अब जो नया रिजल्टेंट आया मेरे पास यहां पर, ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसमें मैंने एक नया वेक्टर ऐड करना है, उसको मैं यहां पर बनाता हूं ई, ठीक है। अब जो मेरे पास नया रिजल्टेंट आया वो किसके बराबर है, ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और वही मेरा लास्ट वेक्टर है, ठीक है। तो ये देखिए, असल में तो हम वेक्टर वो हेड टू टेल रूल ही कर रहे हैं ना, लेकिन हेड टू टेल रूल को अगर एक्सटेंड कर दें, हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, तो वो बन जाता है पॉलीगन लॉ। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए जरूरी नहीं है कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द वेक्टर हो। अभी तो पीछे तो हम ये बात पढ़ के आए हैं कि जो आर है, ठीक है, वो कभी तो हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, कभी वो हमारे पास ए प्लस बी के बराबर होता है, और कभी वो हमारे पास ए माइनस बी के, यानी कि आर की जो मैग्नीट्यूड है वो प्योरली किस पर डिपेंड करती है, वो एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि फर्ज कर लें कि अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास 70 है और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास 30 है, तो जो मैक्सिमम आंसर आ सकता है वो ये आ सकता है 100, ठीक है। यानी कि अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो लेंथ है इंडिविजुअल बाकी वेक्टर से वो ज्यादा ही होगी, ठीक है। अच्छा, और अगर कम से कम आंसर क्या आ सकता है, कम से कम ये वाला आंसर आ सकता है 70 माइनस 30 40, लेकिन 40 और 100 के बीच कोई भी आंसर आ सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। जी, क्लियर हो गया जी। उसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है जी कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अच्छा, यहां पर एक चीज वो है वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। इसको आपने खुद देखना है और सिंपली देखना है कि रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होता है, और एंड पर उसके जो हमें कुछ दिए हुए हैं, रूल्स दिए हुए हैं, उनको आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। लेकिन उसमें एंड पर एंगल का एक सिनेरियो आता है कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो हमारा एंगल थीटा जो है वही हमारा एंगल फाई है, लेकिन अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो फर्ज कर लें कि यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, तो ये जो हमारा एंगल फाई है ये क्या होगा, फाई इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, ठीक है। क्योंकि टोटल एंगल 180 है, उसमें अगर फाई निकालना है तो 180 में से ये वाला माइनस कर दें, जो बाकी बच गया वो फाई है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका जो एंगल है यहाँ पर, ठीक है जी, वो थीटा है। अब अगर आपने फाई निकालना है तो यहाँ तक तो 180 हो गया और आगे थीटा है, तो अब ये हमारे पास जो फाई है ये आएगा 180 प्लस थीटा। और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है जी, तो ये हमारा एंगल बन रहा है थीटा। तो अब जो फाई है हमारा टोटल 360 है, उसमें से थीटा माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा,
फाई आ जाएगा। ये चीजें आपने देख लेनी है, यहाँ से कुछ एमसीक्यूज बन सकता है। इसके अलावा जो डायरेक्शन कोसाइन है हमारे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये बेसिक चीजें हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों कंपोनेंट ही नेगेटिव होते हैं, एक्स भी और वाई भी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा वाई कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव होता है। ये बेसिक चीजें थी जो आपने वहां से देखनी है। अच्छा, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ गई जी, अ वेक्टर में हैव इन्फिनिट कंपोनेंट्स। ठीक है जी, अब आप हैरान होंगे कि ये कैसे हो सकता है। हमने तो पढ़ा है कि वेक्टर के सिर्फ 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं। उसकी वजह ये है कि हमने एफएससी में सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा है, इसको हम कार्टेशियन स्पेस भी कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी स्पेसिस होती हैं जिसके अंदर वेक्टर को बनाया जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं जी, जैसे कि हमारे पास है हिल्बर्ट स्पेस। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपने पढ़ा हिल्बर्ट स्पेस के बारे में। अब जो हिल्बर्ट स्पेस है ना, इसके अंदर वेक्टर्स को वैसे नहीं बनाया जाता जैसे हम कार्टेशियन कंपोनेंट कार्टेशियन स्पेस के अंदर बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि कार्टेशियन कंपोनेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिस भी हैं हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, जैसे मैंने हिल्बर्ट स्पेस की एग्जांपल दी, जहां पर एक वेक्टर के आप एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बना सकते हैं। लेकिन एक और चीज आप यहां पर समझ सकते हैं, वो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फर्ज कर लें कि मेरे पास ये एक प्लेन है और उसके अंदर एक वेक्टर है ए। अब इस वेक्टर के मैं एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बना सकता हूं। ठीक है, जितने मर्जी मैं चाहूं बना सकता हूं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन इसके जो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स हैं, ऑर्थोगोनल यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जो परपेंडिकुलर है, जो नॉर्मल है एक दूसरे के, वो सिर्फ 3 ही है, और वो है एक्स, वाई और जी। इसका मतलब है कि एक वेक्टर के जो नॉर्मल कंपोनेंट्स होते हैं या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स होते हैं वो सिर्फ 3 ही होते हैं, एक्स, वाई एंड जी। लेकिन ऑर्थोगोनल की शर्त अगर निकाल दी जाए तो हम एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वेक्टर के बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास अगली लाइन है जी, there is a difference between vector component and component of a vector। ठीक है, अच्छा, जब हम ये कहते हैं ना वेक्टर कंपोनेंट, जब हम ये कहते हैं वेक्टर कंपोनेंट, तो उसका मतलब ये होता है कि वो कंपोनेंट खुद से वेक्टर है। लेकिन एक कंपोनेंट को ऐसे भी तो लिखा जाता है, ए कॉस थीटा इंटू आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब जो ए कॉस थीटा है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और आई डायरेक्शन है। तो अगर इस तरह से कोई लिखा हुआ आ जाए ना तो उसे हम कहेंगे ये वेक्टर कंपोनेंट है। लेकिन अगर खाली ऐसे लिखा आ जाए, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, अब यहां पर जो ए एक्स है ये सिर्फ एक एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को नहीं, क्योंकि डायरेक्शन को हमने डायरेक्शन के लिए यहां पर आई लिया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर खाली आपके पास ए एक्स या ए वाई लिखा हुआ है, उसको बोल्ड नहीं किया हुआ, लाइट फेस लेटर में लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर के एक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, या सिंपली हम उसे कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर है। लेकिन अगर वो बोल्ड फॉर्म में लिखा हुआ हो या उसके ऊपर एरो लगा हो तो फिर हम कहेंगे कि ये वेक्टर कंपोनेंट है। ठीक है, ये क्या है, वेक्टर कंपोनेंट। उसके बाद हमारे पास है जी वेक्टर अलोंग अ पर्टिकुलर एक्सिस। अब देखिए हमारे पास एक वेक्टर किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग आ जाता है, जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है जी, अलोंग एक्स एक्सिस। इस सूरत में इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। इसका मतलब है कि अगर कोई वेक्टर किसी पर्टिकुलर एक्सिस के लॉन्ग आ जाए, यानी कि वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ जाए या वाई एक्सिस के लॉन्ग आ जाए या वो जी एक्सिस के लॉन्ग आ जाए, तो उसके बाकी कंपोनेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। यानी कि वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ गया तो उसका वाई और जी कंपोनेंट क्या है, 0 है। और अगर वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस के आ गया तो उस सूरत में उसका एक्स और जी कंपोनेंट जो है वो 0 है। ठीक है जी, इसको हम लिखेंगे सिर्फ ए वाई जे। और अगर कोई वेक्टर जी एक्सिस के लॉन्ग आ गया तो फिर उसका एक्स कंपोनेंट भी 0 है, वाई कंपोनेंट भी 0 है, और उसको हम लिखेंगे ए जी के। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज अक्सर बन जाते होते हैं, इसको आप देख लीजिएगा।
उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है जी, तीन तरह से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद अ स्केलर, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। हम एक वेक्टर को स्केलर में ऐड नहीं कर सकते, हमने पढ़ा, ये पॉसिबल नहीं है। हम एक वेक्टर को स्केलर से माइनस भी नहीं कर सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास दो तरह के स्केलर होते हैं। एक हमारे पास डायमेंशन लेस स्केलर होता है जिसको हम नंबर बोलते हैं, जैसे कि 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें आप, तो इस सूरत में वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। और अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो लेकिन वेक्टर जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्वांटिटी वही रहेगी। लेकिन अगर हम वेक्टर को किसी ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई करें जो डायमेंशन भी रखता है, जैसे कि मास और वेलोसिटी। अब वेलोसिटी वेक्टर है, इसको हमने एक ऐसे स्केलर से मल्टीप्लाई किया है जिसका डायमेंशन भी है, तो इस सूरत में हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी जिसको हम मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। तो अगर डायमेंशन लेस स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते हैं एक वेक्टर को तो फिर आपके पास वही क्वांटिटी रहती है, लेकिन किसी डायमेंशन वाले स्केलर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ जाती है। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। अच्छा, एक और चीज है, हम कभी भी वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन होती है, लिहाजा जब आप उसे डिवाइड करेंगे तो उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं बनते। लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से डिवाइड कर दें। ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप किसी नंबर को किसी वेक्टर से डिवाइड कर दें, ये भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे दो एक वेक्टर और स्केलर को ऐड करना पॉसिबल नहीं है, एक वेक्टर स्केलर को माइनस करना पॉसिबल नहीं है, हम एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास दोनों ही वेक्टर्स होते हैं, ठीक है जी। अब यहां पर मैं जो स्केलर प्रोडक्ट है इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं। तो बच्चे अक्सर इस बात में कंफ्यूज होते हैं। हम यूं कहते हैं कि अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट लेने से उनका जो रिजल्ट है अगर वो एक स्केलर आ जाए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर अक्सर बच्चों की होती है कि सर हम ले तो दो वेक्टर्स रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट स्केलर कैसे आ सकता है, वो डायरेक्शन कहाँ गई, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ जी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी। कैन वी ऐड डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स ग्राफिकली? तो बिल्कुल हम आई को जे के साथ ऐड कर सकते हैं, आई को जे के साथ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि सर फिर उसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, क्यों जी, सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा? जी, तो डायरेक्शन कहाँ जाएगी, डायरेक्शन कैसे बनाएंगे? ऐड तो बिल्कुल मैंने कहा जी कर सकते हैं। अच्छा, न्यू यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा जी, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो अगर आप दो यूनिट वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करना चाहते हैं तो आप उन्हें पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम जो है वो बात कर रहे थे कि जी हमारे पास दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब स्केलर आ जाता है, यानी कि जवाब जो है वो हमारे पास एक नंबर आ जाता है। अब ये बड़ी कंफ्यूज करने वाली चीज है कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्केलर प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट ये क्यों लिया जाता है?
हम ये देखते हैं, इसकी जो डेफिनेशन हम ये देखते हैं, ये देखना चाहते हैं हाउ पैरेलल, हाउ मच पैरेलल, हाउ मच पैरेलल टू वेक्टर्स आर। दो वेक्टर्स कितने पैरेलल हैं? फर्ज करें कि वो हैं ही पैरेलल, तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? सिंपली एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। ठीक है, लेकिन फर्ज कर लें कि वो पैरेलल नहीं है, उनके दरमियान कोई एंगल है थीटा, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, और उनके दरमियान एंगल है थीटा। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? अब अगर तो वो पैरेलल है तो सिंपली उनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन अगर वो पैरेलल नहीं है तो फिर हम ये देखना चाहते हैं कि एक वेक्टर दूसरे के साथ कितना पैरेलल है। ठीक है, तो उसके लिए हमें वेक्टर, किसी एक वेक्टर को कंपोनेंट्स में डिवाइड करें। ठीक है, और उसका वो कंपोनेंट, यानी कि बी के दो कंपोनेंट्स बना लें, एक बी एक्स और दूसरा बी वाई। अब आप क्या करें? बी का वो कंपोनेंट जो अलोंग वेक्टर ए है, ठीक है, बी के उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड उनको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें पैरेलल करना है उन वेक्टर्स को, तो हम इन ए और बी को तो पैरेलल नहीं कर सकते, लिहाजा हम बी को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कि बी का एक कंपोनेंट ए के पैरेलल है, लिहाजा बी फुली तौर पर ए के साथ पैरेलल नहीं है, बल्कि उसका एक कंपोनेंट पैरेलल है, लिहाजा हम उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाता है बी कॉस थीटा इंटू ए, इसको मैं लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा, और इसी को लिखने का तरीका है ए डॉट बी, यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट है उसमें हम प्रोडक्ट ही दो नंबर्स का ले रहे हैं, हम प्रोडक्ट ही दो स्केलर्स का ले रहे हैं। कौन कौन से स्केलर्स? वो स्केलर्स, सॉरी वो वेक्टर्स जो पैरेलल हैं, हम जस्ट उनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास आंसर आता है हमेशा ए बी कॉस थीटा। तो उस ए बी कॉस थीटा को लिखने का तरीका है ए डॉट बी, यानी कि हमें असल में यहां से इधर को गए हैं, जब हम यहां से ए डॉट बी से ए बी कॉस थीटा की तरफ आते हैं ना, तो फिर हमें ये समझाना, ये जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि दो वेक्टर्स का जवाब स्केलर कैसे आया। तो एक्चुअली हम यहां से इधर को गए, ये ए बी कॉस थीटा को लिखने का तरीका है ए डॉट बी। इसका ये मतलब नहीं है हर किस कि आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जवाब स्केलर आ गया। एक्चुअली आपके पास क्या था? आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आप दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जब आपने मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट स्केलर ही आएगा, लेकिन उसको लिखने का एक तरीका है जिसे कहते हैं ए डॉट पी। जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये है जी हमारे पास, इसको आप, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको जब आप 2-3 दफा सुनेंगे इस चीज को, तो ये आपको बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज से एमसीक्यूज बन सकता है, और ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है जी, स्केलर प्रोडक्ट की भी और वेक्टर प्रोडक्ट की भी, तो इसकी प्रॉपर्टीज को आपने खुद ही पढ़ना है। ठीक है, मसलन अक्सर इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि जी अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, तो बताएं उनके दरमियान एंगल क्या है? जी 90 है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट क्या है जी? डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है जी? वो 0 है जी। ठीक है, तो इस तरह के बेसिक बेसिक जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं उसको आपने खत्म कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें जी वेक्टर प्रोडक्ट की, ठीक है जी, तो वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताया कि इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ मच पैरेलल टू वेक्टर्स आर। ठीक है, तो अगर दो पैरेलल हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, और अगर वो पैरेलल ना हो तो फिर हम देखते हैं कि वेक्टर का कोई एक कंपोनेंट दूसरे के साथ पैरेलल है या नहीं है। ठीक हो गया, तो अब देखें आप, वैसे अगर जस्टिफाई करना चाहें तो आप कभी भी नहीं कर सकते कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों होता है। ठीक है, अगर आप इसको कोई पूछे कि भाई फिजिकली मुझे समझाएं, मुझे नहीं इस तरह, मैथमेटिकली तो ठीक है cos 90 0 हो गया जी, इसको मुझे फिजिकली समझाएं भाई कैसे। ठीक है, तो देखें आप कितनी आसानी के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं।
ठीक है, देखें वेक्टर ए है मेरे पास और वेक्टर बी है मेरे पास और ये परपेंडिकुलर है। इनका डॉट प्रोडक्ट क्यों जीरो है? एक तो जवाब है मैथमेटिकल जवाब के जी cos 90 चूंकि जीरो होता है। नहीं, देखें हमने कहा कि स्केलर प्रोडक्ट में हम ये चेक करते हैं कि हाउ मच पैरेलल टू वेक्टर्स आर, दो वेक्टर्स कितने पैरेलल है। अगर वो पैरेलल नहीं है तो किसी एक वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कि उसका कोई कंपोनेंट दूसरे के साथ पैरेलल है या नहीं है। अच्छा, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ना ए और बी, आप जिसके मर्जी कंपोनेंट बना लें, इसी वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट दूसरे के साथ पैरेलल नहीं होगा, चाहे आप बी के बना लें या ए के बना लें। फर्ज कर लें कि मैं बी के बना लेता हूं जी, ठीक है जी। इसका तरीका ये होता है कि यहां से एक वेक्टर बनाऊंगा यहाँ से, ठीक है जी। तो ये बी के कंपोनेंट्स बन गए, ठीक है। फर्ज कर लें एंगल थीटा, इसके सामने वाला ये बी वाई हो गया और ये वाला जो है ये मेरा बी एक्स हो गया, ये बी एक्स हो गया और ये वाला बी वाई हो गया। अब देखें बी एक्स और बी वाई दोनों में से कोई भी ए के पैरेलल नहीं आया। इवन जो y कंपोनेंट है वो भी एंगल थीटा बना रहा है विद वेक्टर ए, जो ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है। मैं इसको बड़ा करके बनाता हूं यहाँ पे, ये देखें ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। मैंने बी के कंपोनेंट बनाने हैं, ठीक है जी। बी के मैंने कंपोनेंट बनाने हैं, कैसे बनाऊंगा? यूं करके और यूं करके, ठीक है। क्योंकि कंपोनेंट जो होते हैं वो आपको पता है परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। यहाँ थोड़ा सा ठीक नहीं बना मुझसे, गुजारा कीजिएगा। ये थीटा, थीटा के सामने वाला ये बी वाई है, ठीक है, और ये बी एक्स है। अब आप गौर करें कि ना तो बी एक्स और ना बी वाई कोई भी ए के पैरेलल नहीं आया। इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है वो परपेंडिकुलर, वो पैरेलल नहीं हो सकते, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आने का मतलब यह है कि वो पैरेलल नहीं हो सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आ गया हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट में हम ये चेक करते हैं कि हाउ मच perpendicular two vectors are, इसलिए यहां पर क्या आता है हमारे पास? साइन थीटा आता है, ठीक है जी। तो इसकी भी आपने प्रॉपर्टीज को देखना है, वेक्टर प्रोडक्ट की भी और स्केलर प्रोडक्ट की भी। यहां से एमसीक्यूज जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको करवाने लगा हूं जो कि एमसीक्यूज में हमसे पूछी जाती हैं, ठीक है जी, और हमें इंशाल्लाह फायदा होगा उससे। सबसे पहले हमारे पास है जी एंगल बिटवीन अ वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। फर्ज कर लें कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है जी, और सॉरी आप यूं करके बना लें, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और इस प्लेन के अंदर हमारे पास एक वेक्टर है ए, और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अब मुझे ये एंगल निकालना है। इसके एक सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए डॉट सॉरी इसका y कंपोनेंट ओवर इसका x कंपोनेंट, ठीक है। इस तरह से आप सिंपल फार्मूला यहां पर लगाएं और आप ये एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कंपोनेंट्स यहां पर नहीं दिए गए, ठीक है, तो फिर आप ये तो उस सूरत में है कि अगर हमें हमारे पास x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है। अगर हमारे पास x और y कंपोनेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता, ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं? एक और फार्मूला भी है हमारे पास, और वो ये है कि थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। वैसे कंपोनेंट्स तो हर सूरत में दिए गए होते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी फार्मूला लगाया जा सकता है, थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए बी, ठीक है। अब यहां पर वेक्टर ए किसको लेना है? वेक्टर ए हमारा ओरिजिनल वेक्टर है, और वेक्टर बी आपने किसको लेना है? क्योंकि आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड कर रहे हैं, तो वेक्टर बी जो है आपका वो क्या आएगा? वो आएगा आई प्लस 0j प्लस 0k, ठीक है। ये हमारा वेक्टर बी है, ठीक है। तो अब आप इन दोनों का, अब जारी बात है कि ए के भी कोई कंपोनेंट्स दिए होंगे एक्स वाई जी कंपोनेंट आई जे के, तो आप उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए ए डॉट बी और नीचे उनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये थोड़ा सा लेंथी तरीका है, लेकिन ये वाला मेथड जो है ये सिंपल है। अच्छा, वेक्टर एंड वाई एक्सिस। अब फर्ज कर लें कि वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है जी। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और मेरा वेक्टर जो है
ये एंगल बना रहा है जी वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि थीटा यहां पर बन रहा है, इसलिए जो नॉर्मल कंपोनेंट है यानी कि जो वाई कंपोनेंट है वो ये होगा, और एक्स कंपोनेंट जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है जी, कंपोनेंट्स के साइन जो है वो बदल जाएंगे। अब थीटा के सामने वाला नॉर्मल कंपोनेंट ये हो गया और एक्स कंपोनेंट ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर जब आप थीटा पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, लेकिन ख्याल रहे कि ए वाई हमारा ये होगा और एक्स ये होगा। अच्छा, ये फार्मूला तो आप उस सूरत में लगा सकते हैं कि जब आपको जो है वो ग्राफिकली वेक्टर्स को आपको बनाया गया कि जी अब आपने वाई ये लेना है और एक्स ये लेना है। फर्ज करें कि मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, मुझे सिंपली उन्होंने कह दिया कि जी वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, और ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा वाई एक्सिस के साथ। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इसका एंगल निकालना है। तो फिर तो मेरे लिए ब्लाइंड है सवाल, मैं क्या करूंगा, फिर मैं ये वाले मेथड को यूज करूंगा, यानी कि यहां पर जो वेक्टर बी है मैं उसको ले लूंगा 0i प्लस जे, और पहले मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा, यानी कि ए डॉट बी मेरे पास क्या आएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा। तो ए डॉट बी मेरे पास 4 आ गया। ए का मैग्नीट्यूड मैं निकालूं तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 16 और 9 25, तो क्या आएगा 5। और बी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो बी मैंने यहाँ पर जे को लिया है, यानी कि वाई एक्सिस को मैंने बी माना है, तो बी का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आ जाएगा 1, क्योंकि जे एक यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है। तो थीटा मेरे पास क्या आ गया, थीटा मेरे पास आ गया जी कॉस इनवर्स। ठीक है जी, ए डॉट बी की जगह मैं पुट करूंगा 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सॉरी यहाँ पर भी कॉस इनवर्स मिसिंग था। ठीक है जी, कॉस इनवर्स आना था यहाँ पे। ठीक है, सो ये मेरे पास है जी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। तो ये फार्मूला मैं इस तरह के प्रॉब्लम में लगा सकता हूं जहां मुझे ये कहा गया हो कि एंगल निकालने बिटवीन वेक्टर एंड वाई एक्सिस एंड एंगल निकालने बिटवीन वेक्टर एंड जी एक्सिस। जब आपने एक वेक्टर और जी एक्सिस के दरमियान एंगल निकालना है तो फिर जो बी वेक्टर है वो आपने क्या लेना है, 0i प्लस 0j प्लस के, सॉरी प्लस के। ठीक है, ये आपने बी लेना है। ठीक है, तो जनाब हमारे पास जी हमने 3 वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई किया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, वहां पर हम 3 वेक्टर्स को करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है जी सम ऑफ वेक्टर। ये सवाल बहुत रिपीट होता है और इंपॉर्टेंट भी है कि फर्ज कर लें कि 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास जी, वेक्टर ए और बी, उसका जो सम है वो आर के बराबर है। ठीक है, और आर जो है ये परपेंडिकुलर है किसी एक वेक्टर के, ए के या बी के। ठीक है, तो बताएं कि ए प्लस बी में और आर में, ठीक है, एंगल क्या है। ठीक है जी, तो अब हमने ये एंगल निकालना है। तो इसका तरीका ये होता है कि आर जो है जो रिजल्टेंट है, सॉरी एंगल निकालना है ए और बी के दरमियान। ठीक है, कंडीशन क्या है कि आर इज, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसी एक वेक्टर के, ए के या बी के। तो बताएं फिर ए और बी के दरमियान एंगल क्या होगा। ठीक है, इसका तरीका ये है कि अगर आर और ए परपेंडिकुलर हैं, उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा जी, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अब आर हमने पढ़ा कि आर किसके बराबर है, आर बराबर है ए प्लस बी के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी डॉट ए इज इक्वल टू 0, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए डॉट बी। ठीक है जी, और बस 2 ही होगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर, ये बन जाएगा ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा यहां से निकल आएगा कॉस इनवर्स माइनस ए ओवर बी। यहां पर ए और बी का मैग्नीट्यूड पुट करें तो एंगल आ जाएगा। ठीक है, सो अमूमन यही जवाब दिया होता है कि व्हाट इज एंगल, तो ये एंगल हमारे पास आ गया कॉस इनवर्स माइनस ए ओवर बी। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत दफा आया हुआ है कि अगर 2 वेक्टर जमा हो रहे हैं ए और बी और उनका रिजल्टेंट आर है और आर किसी एक वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तो बताएं ए और बी के दरमियान एंगल क्या है।
तो ये है जी ए और बी के दरमियान एंगल। उसके बाद है जी मैग्नीट्यूड निकालें जी आई प्लस जे का और आई माइनस जे का। ठीक है जी, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालने का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है जी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें जाहिर बात है कि ये आई और जे हैं तो थीटा तो 90 होगा, लिहाजा आर हमारे पास क्या आ गया जी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ए को हम पुट करेंगे 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है और बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी √2। ठीक है, तो आई प्लस जे का दो यूनिट वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो √2 आएगा। इसी तरह से आप आई माइनस जे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप आई माइनस जे करेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें जो कॉस वाली टर्म है ये तो वैसे ही जीरो हो जानी है, तो आंसर फिर भी वही आना है √2। तो चाहे आप आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड निकालें या आई माइनस जे का, हमारे पास जो आंसर आएगा वो √2 ही आएगा जी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको अभी नहीं करवा रहा, ये वाला ये जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 45 हो तो उस सूरत में डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा ab ओवर √2 और इसका मैग्नीट्यूड भी आएगा ab ओवर √2, क्योंकि cos 45 भी 1 ओवर √2 होता है और sin 45 भी 1 ओवर √2 होता है। ठीक है जी, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना हो 90। अभी हमने प्रूव किया यहाँ पर देखें। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 हो तो उसका जो सम और डिफरेंस वाले वेक्टर्स है उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर एक और चीज मैंने मिस की है पीछे, जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई थी कोप्लेनर वेक्टर्स की, सॉरी कोलिनियर वेक्टर्स की, तो वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास तो देखा था, ये देखिए कोलिनियर वेक्टर्स के अंदर मैंने कहा कि दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर होते हैं ना तो एक वेक्टर दूसरे के स्केलर प्रोडक्ट स्केलर मल्टीपल के बराबर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि एमसीक्यूज में पूछी जाती है। बिल्कुल ऐसी कंडीशन कोप्लेनर्स के लिए भी है। ठीक है, कोप्लेनर की कंडीशन क्या है कि अगर दो वेक्टर कोप्लेनर हैं तो अगर दो वेक्टर कोप्लेनर हैं तो ये कंडीशन है जी। ठीक है, अगर दो वेक्टर कोप्लेनर है तो क्या होगा, एक वेक्टर का स्केलर मल्टीपल प्लस दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल ये किसी तीसरे वेक्टर के बराबर आएगा। ठीक है जी, अगर तीन वेक्टर या दो वेक्टर या उससे ज्यादा वेक्टर्स कोप्लेनर है। ठीक है, तो ये कंडीशन है कोप्लेनर की और ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कोप्लेनर की जो दूसरी कंडीशन है जो अभी हमने कहा कि मैंने कहा डिस्कस मैं नहीं कर रहा, लेकिन चलें कर लेते हैं, अभी बात हो गई है तो मेरा इरादा था कि उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ ही हम करेंगे। ठीक है, तो चलें अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है, ठीक है ABC, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ना वो हमारे पास होता है जी A.B क्रॉस C, यानी कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर है और आप उनका स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसे कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वो बराबर होता है A.B क्रॉस C। अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ये एक कंडीशन है। ये कैसे 0 होगा, फर्ज कर लें कि ये मेरे पास XY प्लेन है। ठीक है, और चले मैं XY प्लेन की बजाय यहाँ पर यूं करके बनाता हूँ, ये मेरे पास X Y और Z है और दो वेक्टर्स हैं जो कि XY प्लेन के अंदर है। ये देखें जी, मेरे पास एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B। अब A और B चूंकि A की प्लेन के अंदर है लिहाजा A और B क्या है, ये कोप्लेनर है। अगर A और B कोप्लेनर है आप इनका यहाँ पर आप C भी बना लें,
ये सी भी इसी के अंदर ये कोप्लेनर है। अब आप पहले निकाल लें बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी निकालें। अगर मैं बी क्रॉस सी निकालूंगा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन अलोंग जी एक्सिस होगी राइट हैंड रूल के मुताबिक। ये है जी रिजल्टेंट वेक्टर किसका, बी क्रॉस सी का। अब बी क्रॉस सी का जो रिजल्टेंट आया उसको आपने आर का नाम दे दिया। अब इस आर का डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, ए के साथ, और जवाब 0 आना चाहिए। अब देखें आर अलोंग जी एक्सिस है और जी एक्सिस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि अगर आर और ए का मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो वो 0 आएगा, क्योंकि आर ए के साथ अब परपेंडिकुलर हो चुका है। तो ये कंडीशन साबित हो गई कि अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ये एक कंडीशन है किसकी, कोप्लेनर होने की, और ये भी एक एमसीक्यूज हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है जी। सो आज का हमारा सेशन अल्हम्दुलिल्लाह जी कंप्लीट हो गया। हमने आज एफएससी से जो हमारे वेक्टर्स थे उनको पढ़ा। उसमें कुछ चीजें मैंने आपके जिम्मे लगाई, ठीक है, कि ये चीजें जो है वो आपने खुद कर लेनी है। और इसके अंदर कुछ चीजें हैं जैसे मैंने बताया कि टॉर्क है और कंडीशन, वो अगले जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके अंदर मैंने उनको डाला है। जैसा कि वेक्टर को मैंने डाला है रोटेशन वाले चैप्टर में, और इसी तरह से जो कंडीशंस हैं उनको मैंने पार्टिकल डायनामिक्स वाला जो चैप्टर है उसके अंदर डाला है। ठीक है। बाकी एफएससी से जितने भी वेक्टर्स का काम है वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। कुछ बेसिक चीजें मैंने आपके जिम्मे लगा